तो दिल्ली के जनादेश की बिल्कुल साफ और मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने है और दिल्ली की जनता ने पहली बार अरविंद केजरीवाल को विपक्ष में बैठने का फरमान जारी कर दिया है। और यह आम आदमी पार्टी के इतिहास में पहली बार होगा पिछले 11 साल में, और जब से पार्टी बनी 12 साल में, कि आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। सीटें घटकर रह गई हैं 62 से 22, यानी कि सीधे 40 सीटों का नुकसान है। और बीजेपी 8 सीटों से सीधे जंप लगाकर 48 सीटों पर, यह टेली भी मैं आपको दिखा रही हूं, 48 सीटों पर है काबिज है भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे ऐसे चेहरे जिन पर बेट लगाते हुए भी आपको सुबह से सारे डिस्कशंस में सारे राजनीतिक विश्लेषक नजर आ रहे होंगे, वो बड़े चेहरे भी दरअसल अंडर द डॉग खड़े हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए और ये सारी खबरें वो हैं जो आप लगातार सतत, अगर दिल्ली के चुनाव में दिलचस्पी रखते होंगे तो बाकी सारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हारे 4089 वोटों से। मनीष सिसोदिया हार गए हैं, आतिशी जीत पाने में कामयाब रही हैं, लेकिन सौरभ भारद्वाज से लेकर और सोमनाथ भारती तक और सत्येंद्र कुमार जैन तक, ये सारे बड़े चेहरे हैं जो अपना चुनाव हार गए हैं, इंक्लूडिंग अवध ओझा। कुछ लोग सिर्फ अपनी साख बचा पाए, गोपाल राय उनमें से एक है, अमानतुल्लाह खान उनमें से एक है, और अलावा इसके जैसे आतिशी का मैंने जिक्र किया, ये कुछ चेहरे हैं। लेकिन इससे बड़ी बात जो निकलकर अगर मोटा मोटी सतही तौर पर देखेंगे तो कांग्रेस यहां इस टैली में 0 पर खड़ी हुई नजर आ रही है। तो 0 पर थी और 0 पर है। क्या बदला, क्या हारा, क्या जीता, और ये सबका योग जो है, सबका जो एडिशन है, वो भी 0 हो जाता है। लेकिन बहुत महीन अगर बारीक तस्वीर में जाएंगे, ये तो मोटी तस्वीर है भाई, कांग्रेस ने ना कुछ खोया ना कुछ पाया, लेकिन महीन तस्वीर ये है कि 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का वोट बैंक एक तरीके से झटका, और वोट बैंक भी अगर नहीं झटका तो जो गणित है जीत का आम आदमी पार्टी का, वो बिगाड़ दिया। और मैं सिलसिलेवार तरीके से वो सारी सीटें आपके सामने एक के बाद एक रख दूं। बड़े संक्षेप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तकरीबन 35 मिनट अपना भाषण दिल्ली वासियों को समर्पित किया। यमुना मैया की जय के साथ शुरू किया और यमुना मां की जय के साथ ही अपने उद्बोधन को उन्होंने खत्म किया। लेकिन वो सीटें, जय जरा दिखाइए, जयशंकर मेरे प्रोड्यूसर हैं, दिखाएंगे आपको कि वो 14 सीटें, ये गणित बदल भी सकता था क्या अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी होती। 22 सीटें आम आदमी पार्टी की हैं, और अगर 14 सीटों पर और फेवरेबल सिचुएशंस होती कि कांग्रेस के साथ अगर आम आदमी पार्टी लड़ी होती। सोचिए जरा कि कह दिया था 1 दिसंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल ने कह दिया अकेले लड़ेंगे। अजय माकन उसके पहले देशद्रोही और फर्जी केजरीवाल कह ही चुके थे। अजय माकन यहां तक कह चुके थे कि पहला टारगेट आम आदमी पार्टी है, और राहुल गांधी भी मोदी और केजरीवाल को एक सिक्के का पहलू बता चुके थे। लेकिन ये सीटें देखिए जरा, मैं शुरुआत नई दिल्ली से करूं, थोड़ा सा ग्राफिक शायद छोटा है, उतना विजिबल नहीं है, लेकिन नई दिल्ली पर अरविंद केजरीवाल हारे हैं, प्रवेश वर्मा जीते हैं। 4089 वोटों से प्रवेश वर्मा जीते हैं, और इससे ज्यादा वोट मिले हैं कांग्रेस के कैंडिडेट को, यानी कि संदीप दीक्षित को 4568। जंगपुरा सीट पर फरहाद सूरी जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनको हासिल हुए हैं 7350 वोट, और मनीष सिसोदिया हारे हैं मात्र 675 वोट से। अब सोचिए, फरहाद सूरी और मनीष सिसोदिया का वोट अगर यहां कंबाइन वोट के तौर पर हुआ होता, यह सूरत हाल दूसरी होती। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती अपना चुनाव हार गए 2131 वोटों से, लेकिन यहां जितेंद्र कोचर जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो 6770 वोट उन्होंने हासिल किए। और ऐसी ही सीट है राजेंद्र नगर, संगम विहार, ग्रेटर कैलाश। सौरभ भारद्वाज का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, 3188 वोटों से हारे, और कांग्रेस के गर्वित सिंघवी जीते 6711 वोटों से। छतरपुर बड़ी महत्वपूर्ण सीट, तिमारपुर, त्रिलोकपुरी, मेहरौली, इन सारी सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार का अंतर कांग्रेस को मिले वोट से कम है। और 4 और सीटें, मांदीपुर जहां से राखी बिड़ला ने अपना चुनाव हारी हैं, बादली, कस्तूरबा नगर और नागलोई जाट, ये सारी सीटें ऐसी। हालांकि इन 4 सीटों के बारे में एक राइडर जरूर जोड़ देती हूं कि जो बाद की 4 सीटें, मांदीपुर, बादली, कस्तूरबा नगर और नागलोई जाट, ये सारी वो सीटें हैं जिनमें जो हार का मार्जिन है वो 10,000 वोटों से ज्यादा है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि भाई जरूरी नहीं है कि वोट कंसोलिडेट होकर
इन्हीं दोनों पार्टियों को मिलता, वो हो सकता है दाएं बाएं भी छिटकता, लेकिन खुले तौर पर जो सीटें हैं 10 सीटें, उन पर टोटल वोट जो जिनसे हारा आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट इंक्लूडिंग अ बिग फेस अरविंद केजरीवाल 2, जितने वोटों से हारे कांग्रेस को उससे ज्यादा वोट मिलते नजर आए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जो टेक अवे है इस इलेक्शन का वो ये कि जाट बहुल जितनी सीटें थीं वो जाट और गुर्जर बेल्ट में मेहरौली, मुंडका, रठाला, नागलोई जाट, मटियाला, नजफगढ़, बिजवासन, पालम, नरेला और विकासपुरी, ये सारी सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी। लेकिन 2025 में सबकी सब पर कब्जा हुआ बीजेपी का, और मुस्लिम सीटों पर भी, मुस्लिम बहुल सीटों पर भी सीधे सीधे डिवीजन हुआ मुस्लिम वोट बैंक का। और उसका नतीजा यह हुआ कि मुस्तफाबाद जैसी सीट पर मोहन सिंह बिष्ट की करावल नगर की सीट बदल दी गई थी, बड़े नाराज भी हो गए थे, मुस्तफाबाद से फिर टिकट दिया गया और मुस्तफाबाद पर मोहन सिंह बिष्ट फाइनली रूठते, झगड़ते, लड़ते टिकट पा गए और जीत गए हैं मोहन सिंह बिष्ट। लेकिन यहां पर मुस्लिम वोट बैंक बटा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, ये मुस्तफाबाद। अब ऐसे में क्या अगर ये अलायंस हुआ होता और ये तलखियां ना दिखती तो बीजेपी की सत्ता में वापसी की राह 27 साल बाद इतनी आसान नहीं होती। आज इसी को डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जनता के साथ साथ देश की जनता को भी संबोधित किया है। अगर कुछ बयान हम सुना पाए तो। थोड़ी देर बाद मैं बयान आपको सुनाऊंगी, लेकिन मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। मेरे साथ सुकेश मेरे सहयोगी मौजूद है इस वक्त, राजकिशोर तिवारी इस देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजय कुमार मेरे साथ हैं, सीएसडीएस से ताल्लुक रखते हैं, इस देश के वरिष्ठ और बेहतरीन चुनाव विश्लेषकों में नाम उनका शुमार होता है, और शीतल सिंह भी इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुकेश, क्या ये गणित कुछ और होता क्या अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, भाई कांग्रेस मोटा गणितीय है, 0 पर कांग्रेस थी, 0 पर कांग्रेस है, ना कुछ खोया ना कुछ पाया, लेकिन 14 सीटों पर क्या आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ती दिखी है कांग्रेस विदाउट हैविंग विनिंग स्ट्रेंथ? नहीं, इसको बहुत सिंप्लीफाई करके देख रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाता तो राजनीति में 1 और 1 2 ही नहीं होते, 11 भी होते हैं कई बार। तो वो सारा वोट शिफ्ट कर जाता, वहां से कोई वोट बीजेपी को नहीं जाता, ऐसा नहीं होता। आपने कहा, जैसे एग्जाम्पल दिया आपने कि करीब 4000 वोट से हारे हैं और करीब इतने ही वोट संदीप दीक्षित को आए हैं। जब वो 21,000 से जीते थे तब भी कांग्रेस की इतनी ही वोट आई थी। कांग्रेस बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रही है। कांग्रेस के 4% वोट थे, 6.5% के आसपास उनकी वोट है। ये मैंडेट था अरविंद केजरीवाल के ऊपर, रेफरेंडम था अरविंद केजरीवाल के ऊपर। उनका वोट था 53%, वो घट के हो गया करीब 43%। बीजेपी का वोट था 38%, वो बढ़ के हो गया करीब 46%। हाँ, 45.56%, 46 मान लीजिए उसको, राउंड फिगर। वोट में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। लेकिन हुआ ये कि जो कोर वोटर था उसमें भी थोड़ी कटौती हुई मुझे लगता है आम आदमी पार्टी में, और जो मिडिल क्लास, खासतौर पे बजट के बाद जो रिबेट मिला उसको, जो छूट मिली उसको, वो शिफ्ट हो गया बीजेपी में। वो लोकसभा चुनाव में तो नरेंद्र मोदी को वोट करता था, लेकिन उसमें एक बड़ा चंक जो था वो केजरीवाल को वोट किया करता था। वो सारा शिफ्ट हो गया। तो ये हार की सबसे बड़ी वजह 5 साल में कुछ काम न होना, एक बहुत बड़े वर्ग में ये घुस जाना दिमाग में कि अगर ये कहते हैं कि काम नहीं करने दिया जा रहा है तो जो काम कर सकता है उसी को लाया जाए। उसको प्रिएम्प्ट करने की कोशिश की कि ये लोगों में फैल गया है। बाद में अरविंद केजरीवाल ने ये कहना बंद कर दिया कि काम करने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे थे कि हम काम करके दिखाएंगे। तो उन्होंने इसको करेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
उनके आप ऊपर जो सुकेश जी कह रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप आप- लगे हाँ। वो एक बड़ा इशू था। आप जो कह नॉन रहे हैं- गवर्नेंस, भ्रष्टाचार हाँ। और उनकी एफिशिएंसी का ना होना, गवर्नेंस का गायब होना, ये उनके हार की बड़ी वजह है। कांग्रेस और ये मिल जाते तो ये बहुत सिंप्लीफाई कर देना होगा कि हम जीत गए होते और बीजेपी हार गई होती। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि आपने कहा कि मिडिल क्लास को जो टैक्स एग्जेम्पशन मिला वो एक मेजर फैक्टर के तौर पर कंसीडर किया जाएगा, लेकिन जितने भी सर्वेज हुए जिसमें जो रेनाउंड सर्वेज थे उसमें 47% लोग ऐसे हैं दिल्ली के जो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे पहले से कि हमें किसको वोट देना है। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि वो इम्प्रिंट हो जाता है। हाँ। कैलकुलेटर नहीं है आदमी, उसको हर दिन की चीजें इंपैक्ट करती हैं। अगर कल को मुझे कुछ राहत सीधे तौर पे मिल जाती है तो मैं उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी हूं। ये 43%, 43.5% जो वोट मिले हैं अरविंद केजरीवाल को इस खराब परफॉर्मेंस के बाद भी, वो उनके डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो हैं उन्होंने वोट किया है। जिसको वो मुफ्त में बिजली दे रहे थे, जिसको वो पानी दे रहे थे, जिसको ये समझ में आ रहा था कि हमारे बस का किराया मुफ्त में मिल रहा है, तो ये उनका डायरेक्ट बेनिफिशियरी वर्ग था। तो क्या बीजेपी की जीत के बाद ये समझा जाए सुकेश कि भाई अब यमुना भी साफ हो जाएगी, दिल्ली का पोल्यूशन भी खत्म हो जाएगा, जिसके लिए वो हरियाणा की पराली और दुनिया जहान का सब गुत्थम गुत्थी चलता है, तो यमुना भी साफ हो जाएगी, पोल्यूशन भी खत्म हो जाएगा, डबल इंजन की सरकार मिल गई है, आयुष्मान योजना का भी लाभ लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। जितने भी वो बॉक्सेस हैं जो अरविंद केजरीवाल टिक नहीं कर पाए गवर्नेंस डिलीवरी के मद्देनजर, वो सारे अब होते दिखेंगे अब क्या? ये आपने ऐसा एक सवाल कर दिया है कि 10 साल हो गए सरकार को, केंद्र सरकार को, गंगा साफ हो गई पूरी। प्रधानमंत्री ने ओनस अपने ऊपर लिया। प्रधानमंत्री ने लिया है, प्रधानमंत्री ने तो ओनस तब भी लिया था कि माँ गंगा ने बुलाया है, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया है माँ गंगा ने, तो गंगा साफ हो गई। क्या निर्मल है, अविरल है? नहीं है। कुछ चीजें पॉलिटिक्स में कही जाती हैं। ये पॉलिटिकल, ये सबसे बड़ा इशू कोई यमुना का इशू था और जिसकी वजह से चुनाव हार गए हो केजरीवाल, तब तो मैं समझूं कि एक बहुत बड़ा इशू था जिसने इंपैक्ट किया दिल्ली के चुनाव को। मैं कह रहा हूं कि कोर इशू जो दिल्ली के चुनाव में मुझे लगता है वो नॉन गवर्नेंस था। पिछले 5 साल का जो लड़ाई चल रही थी, लोग उससे ऊब गए थे कि भाई ये लड़ाई चलती रहेगी, इसका मतलब इनको अगर काम नहीं करने दिया जा रहा है जो इनका कहना है तो बीजेपी को ले आइए। भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे उन पे, जो शीश महल आया सामने, उसका भी कुछ इंपैक्ट होगा। जिन लोगों ने उस खाटी अरविंद केजरीवाल पे भरोसा किया था, जिसने एक नई राजनीति की राह देखी थी, का सपना देखा था, लोगों को दिखाया था, जब उससे वो उस राह से भटकते हुए दिखे तो एक बड़ा वर्ग जो उनको चाहता था वो उनसे दूर हुआ। तो ये जो डेविएशन है ये वन ऑफ द मेजर फैक्टर। शीतल जी, आप क्या ये इत्तेफाक रखते हैं आप कि केजरीवाल का सत्ता में न लौटना, जो विदाई हुई, इसमें मेजर फैक्टर उनकी साख जिसको उन्होंने बाकायदा स्टेक पर रख दिया था, मेजर फैक्टर वो करप्शन, कट्टर ईमानदार की छवि, आम आदमी का टैग, ये ले डूबा क्या? देखिए, तो बिल्कुल ये सब चीजें जिम्मेदार हैं उसके लिए। उसकी वजह से उनके सांगठनिक मामले में भी बहुत कमजोरी आई, उनके अपनी डिसिप्लिन जो थी पार्टी की उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई। आप देखती हैं कि उनकी बनाई हुई राज्यसभा की एक सदस्य पूरे चुनाव भर उनके विरुद्ध प्रचार करती हुई मिली, जिनके यहाँ जो उनके बंगले में जिनसे झगड़ा हो गया था, स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, एक पूरा ग्रुप था जो उसके फाउंडर मेंबर्स वगैरह जिसमें शामिल थे, वो सारे के सारे लोग पूरे दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे। उनके द्वारा टिकट न दिए गए करीब 12-13 लोग जो हैं, जो पहले विधायक वगैरह थे, वो सब बीजेपी में शामिल हो गए। तो उस तरह से उनका जो नैतिक बल था और जो ऑर्गेनाइजेशनल बल था वो कमजोर हुआ, काफी कमजोर हुआ। फिर पिछले 4 सालों में, बल्कि 3 सालों में, जब से एलजी बदले हैं दिल्ली के, पुराने एलजी के बाद जब ये एलजी आए हैं, इस पूरे दौरान आप देखें कुछ विशेष बातें हुई। ये बहुत प्रोएक्टिव एलजी थे और इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजों, पहले तो उसी मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर पिछले एलजी ने अपने दस्तखत से जिस नीति को पास किया था, उस पे जांच के आदेश हुए और उस पे पूरे केसेस लगे। फिर इनके हाथ से एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन ऑर्डिनेंस के जरिए छीन ली गई। सर्विसेज का मैटर जो आज सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, ये किसी चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। और फिर ऐसी परिस्थिति वाकई पैदा हुई कि जिसमें सरकार थी तो, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं सकती थी सिवाय उसके। जो बात सुकेश कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा
खिलाफ गया अरविंद केजरीवाल के, या फिर सत्ता के सबसे ज्यादा खिलाफ गया, जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी कहें, कि भाई नॉन डिलीवरी या फिर नॉन गवर्नेंस। लेकिन उस नॉन गवर्नेंस के पीछे बड़ा फैक्टर ये भी था कि भाई आधी सरकार है राजधानी दिल्ली में, आधी सरकार चला रहे थे अरविंद केजरीवाल, विनय सक्सेना बैठे हुए थे लगातार। बिल्कुल और जैसा ये आप कह रहे सही हैं है, प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ। बिल्कुल ये सही है। अपने राजनीतिक कारणों से केजरीवाल वो साहसिक फैसला नहीं ले सके इस पारी में, जैसा उन्होंने 49 डेज में पहली बार जब वो सरकार उनकी बनी थी, जिसमें कांग्रेस का सपोर्ट था, तब उन्होंने 49 दिन में इस्तीफा दे दिया था और फिर से मैदान में कूद गए थे। इधर जब ये मौका ये था उनके लिए, जब सर्विसेज वगैरह में ऑर्डिनेंस आ गया, तो वो था कि इनको इस्तीफा देके और पब्लिक में जाना चाहिए था। हाँ। लेकिन इनमें वो साहस उस समय नहीं था। सोचते थे कि अगर मुख्यमंत्री की गद्दी मुझसे चली गई तो मेरी पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर और पूरा कंट्रोल और जो चीजें उन्होंने हासिल कर ली थी, जो पहले उनके पास नहीं थी, वो सब उनसे चला जाएगा। वो ये राजनीतिक फैसला वो उस समय नहीं ले सके और इस चुनाव तक उन्होंने इसको घसीटा। ये सरकार नहीं थी, ये घिसट रही थी। अगर आप जानते, 8-8 महीने से विभिन्न इलाकों में सड़कों के बजट मेंटेनेंस के पास नहीं हो रहे थे। जो सीवर जहां पड़े थे सब खुदा पड़ा है पूरा दिल्ली। और इनकी बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव हाल। अभी जब ये जेल से निकले तब इन्होंने ये कहना शुरू किया कि मैं जेल में था इसलिए नहीं काम हो पाया, अब मैं आया हूं, अब मैं काम कराता हूं, अब मैं सड़क बनवाता हूं। ये लेकिन वो सब चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई थी नीचे जमीन पर, और इनका जो समर्थक वर्ग गरीब तबकों में आता था, उसमें भी आरएसएस और बीजेपी ने बहुत थौरो काम करके उसमें से चिंक्स ढूंढ लिए थे। बिल्कुल, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है शीतल जी। दरअसल अगर जाट बहुल और गुर्जर बहुल 10 की 10 सीटें ले जाए आम आदमी पार्टी माफ कीजिए बीजेपी निकालकर, और मुस्लिम सीटों में, मुस्लिम बहुल सीटों में 12 में से 2 थी, 12 में से 5 पर बीजेपी जीत जाए, तो ये दलितों में भी सेंधमारी हुई, मुस्लिम मतदाताओं में भी एक तरीके से सेंधमारी करने की कोशिश की, और जाट और गुर्जर बहुल सीटों पर भी। राजकिशोर जी, आप लगातार ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, वो कौन से हिंट और कौन से फैक्टर्स थे कि अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं? अब अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद ये जो उनका पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है, इंक्लूडिंग पंजाब, गोवा, गुजरात, ये एक्सपेंशन मोड जो है, इस पर क्या कौन सा ब्रेक लगता हुआ दिखेगा क्या? नहीं, खैर वो एक्सपेंशन तो आप भूल जाइए। अब तो अस्तित्व का संकट है। ये सत्ता से सत्ता हासिल करने वाली पार्टी है। ये आंदोलन से उपजी, आंदोलन से सीधे सत्ता में आई, और सत्ता के बाद उसने सत्ता से अपने पेड वॉलेंटियर बनाए और मोहल्ला क्लिनिक खोले। वो भी अपने जो है आम आदमी पार्टी के लोग खिलाफ के घरों के आसपास खोले, उनको किराया मिलता रहा। तो इस तरीके से उन्होंने लाभार्थी वर्ग पहले अपने पार्टी के अंदर तैयार किया, और फिर उसके बाद जिस तरीके से बस या फ्री बिजली, फ्री पानी को लेकर तैयार किया। आपने कहा कि कौन से तत्व वो विद्यमान थे जिसकी वजह से मुझे लग रहा था। अभी एक बयान था सुकेश जी का, एक था शीतल जी का। इनके बीच में वो तत्व विद्यमान है। सुकेश जी ने आपको बताया कि किस तरीके से प्रशासनिक अक्षमता और जो पूरी तरीके से सिर्फ बातें करना, बातों को जमीन पर न लाना। और दूसरा बयान था शीतल सिंह जी का, जो आम आदमी पार्टी के लोग भी कुछ इस तरीके की बातें कर रहे थे, वो डिनायल मोड में थे। यहां पर लैंड और पुलिस को अगर छोड़ दिया जाए तो सारा मसला अरविंद केजरीवाल के पास था, अगर वो कराना चाहते हैं। यहां पर बहुत सारी चीजें, पहले मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा या सुषमा स्वराज, फिर शीला दीक्षित, ये लोग अलग अलग सरकारों के दौर में भी यही काम कराती दिखी हैं। और रही बात जैसे हरियाणा से यमुना का ही मामला था, हुड्डा होते थे और शीला दीक्षित यहाँ होती थी, उसके बाद भी पानी को लेकर मामला होता था, सेम सरकार होने के बावजूद, लेकिन उसको सॉल्व करते थे, उसके बावजूद डिलीवरी करते दिखते थे। अभी शीला दीक्षित का एक पुराना इंटरव्यू भी आ रहा था। राजकिशोर जी, रोक रही हूँ आपको, एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा, लेकिन बीजेपी के जीत के मायने क्या है और केजरीवाल की हार का मायना क्या है पार्टी के लिए भी और भविष्य की पॉलिटिक्स के लिए भी? दिल्ली में अब कौन सरकार बनाने जा रहा है? लेकिन राजकिशोर जी, आप कुछ बात अपनी कह रहे थे, जरा वो पूरा कीजिए। फिर प्रधानमंत्री ने जो संबोधन में कहा कि भाई पहली रिपोर्ट पेश होगी सीएजी की विधानसभा के पटल पर, उस पर मैं आऊंगी। आप कुछ कह रहे थे उसको पहले। हाँ नहीं, मैं बस यही कह रहा था कि कुल मिला के जो पूरी दिल्ली की जो दुर्दशा हुई है, उसका ठीकरा हमेशा दूसरों के ऊपर फोड़ते रहना, और ऐन चुनाव के समय यमुना में जहर मिला देने वाला बयान, जो आप आंकड़े बता रही थी उसको खुद देख लीजिए कि हरियाणा की सीमा से जुड़े हुए गांवों से किस तरीके का वोट मिला है। वैसे तो चौतरफा ही भारतीय जनता पार्टी जीती है, और जो वोट प्रतिशत की बात जो कही जा रही है, आपने एक सवाल और किया था कि अगर कांग्रेस साथ में आई होती तो अलहदा रिजल्ट होता क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता, इसलिए क्योंकि अगर कांग्रेस साथ में आई होती तो अरविंद केजरीवाल, देखिए आप कुछ कहें ना कहें, बहुत शॉर्ट पॉलिटिशियन है वो। उनको ये पता था कि अगर आ रही है कांग्रेस साथ में
तो वो पूरी तरीके से खुलकर जो है अल्पसंख्यक वाली राजनीति करते हैं राहुल गांधी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के साथ में जब आम आदमी पार्टी आती तो फिर यहां पर उसका भी तो काउंटर पोलराइजेशन होता, जो अभी 42% आपको दिखाई पड़ रहा है उनके पक्ष में, तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी शिफ्ट हो सकता था। मुस्लिम वोट आप कह रहे हैं, मुस्लिम वोट पोलराइजेशन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाता। मुस्लिम वोट अगर उधर पोलराइज होता तो इधर फिर कुछ वोट इनका यहां से भी तो कटता। और जो बात अभी सुकेश जी ने भी कही थी कि भाई पिछली बार भी कांग्रेस के प्रत्याशी को उतना ही वोट मिला था, तो अगर आप मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में अगर आप सिर्फ एक सीट छोड़ दें, वो भी AIMIM ने नुकसान किया, ताहिर हुसैन ने ज्यादा नुकसान किया, जहां पर मोहन सिंह बिष्ट जीते हैं तो सब मुस्तफाबाद से, वरना इतना कोई साइजेबल वो नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से मतलब यह आकलन करना थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है किस तरीके से जीते। बाकी आप हाँ, वैसे हालांकि ये गणित भी इसको पूरी तरीके से खारिज भी करना ठीक नहीं है, लेकिन संजय जी ये अरविंद केजरीवाल के बगैर, सौरभ भारद्वाज के बगैर, मनीष सिसोदिया के बगैर, ये जितने भी चेहरे आपके हारते हुए दिख रहे हैं, हार गए हैं, इनके बगैर कैसी होगी विधानसभा की सूरत आम आदमी पार्टी के लिए? निश्चित रूप से सारे हेवीवेट जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो अगर हार गए हैं तो आम आदमी पार्टी संख्या के बल से तो चलिए 22 उसके MLA होंगे, लेकिन उनका वजन वो नहीं होगा क्योंकि कोई कद्दावर नेता सब हार गए हैं। तो जितना वजन होना चाहिए एक अपोजिशन लीडर के रूप में या अपोजिशन पार्टी के रूप में, वो हल्की दिखाई पड़ेगी आम आदमी पार्टी विधानसभा के अंदर, हल्की दिखाई पड़ेगी। और अभी प्रधानमंत्री ने एक ऐलान और कर दिया है कि पहली रिपोर्ट पेश होगी विधानसभा के पटल पर, CAG रिपोर्ट। तो क्या इसमें मुश्किलें और बढ़ती हुई दिखेंगी? क्योंकि CAG रिपोर्ट में फिर वो सारी जो विधानसभा के पटल पर नहीं पेश की गई थी और 2206 करोड़ के घोटाले की बात लगातार बीजेपी कह रही थी कि लीक हो गई रिपोर्ट, अब ऑफिशियली उसको प्लेस करने की एक जो पूरी प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की, इसका क्या असर दिखेगा आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स? देखिए, राह आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं है, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो, विधानसभा के बाहर हो। पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं, पार्टी के अपने नेताओं के द्वारा भी कुछ न कुछ मैं ये नहीं कह रहा विरोध प्रदर्शन होगा, लेकिन असंतोष जरूर जाहिर किया जाएगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि भाई CAG की रिपोर्ट पेश की जाएगी, ये जरूर है कि कोशिश होगी कि जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उस पर जांच पड़ताल हो, क्योंकि सिर्फ जीत से बीजेपी आश्वस्त नहीं होगी। इस वक्त तो वो जीत गई है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी कोशिश होगी कि भाई इस पार्टी को अगर कुछ तथ्य निकलती है तो जितना डिस्क्रेडिट किया जा सके उतना किया जाए। और अगर कुछ तथ्य निकले तो जांच पड़ताल तो होगी, तमाम तरह की चीजों की जांच पड़ताल। और ये भी कोशिश होगी क्या कि जो भय दिखाकर कैलाश गहलोत ने बाकायदा चिट्ठी लिख दी थी कि भाई अब ना आम आदमी पार्टी रही और ना यमुना साफ कर पाए, ना कट्टर ईमानदारी रही, कुछ नहीं रहा, जैसे कैलाश गहलोत टूटकर चले गए, ये भी कोशिश होगी क्या कि कुछ और चेहरे भी तोड़े जाएं, उन 22 में से भी कुछ और चेहरों को तोड़ा जाए? अब देखिए, बीजेपी को ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी कि हमें तोड़ना है। मुझे लगता है कि स्वतः आप देखेंगे, जैसा मैंने कहा, आम आदमी पार्टी के जो दूसरे नेता उनमें भी कुछ ना कुछ असंतोष दिखाई पड़ेगा, उनके स्वर धीरे धीरे आएंगे। कोई खुला विरोध का मैं उम्मीद नहीं करता कि कोई खुला विरोध हो जाएगा आम आदमी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन असंतोष के स्वर सुनाई पड़ेंगे। जो लोग असंतुष्ट होंगे वो स्वयं ही आम आदमी पार्टी छोड़कर, और दिल्ली में तो कांग्रेस की कोई वजूद नहीं है, यानी कि अरविंद केजरीवाल का जो होल्ड था, जो एक सर्वा का उनके पास ताज था, वो भी अब अरविंद केजरीवाल सीट लूज किया, इलेक्शन लूज किया, वो क्रेडिबिलिटी भी अब पार्टी के भीतर वो लूज करते हुए दिखेंगे। देखिए, बिल्कुल, अगर आम आदमी पार्टी की इतनी बुरी हार हुई है तो उसकी एक ही वजह है। मैं पहले भी कह रहा था, अगर 15 और 20 के जीत का श्रेय अरविंद केजरीवाल को जाता है और सारा श्रेय अरविंद केजरीवाल को था, तो 2025 की जो हार है उसकी भी जिम्मेवारी अरविंद केजरीवाल की है, क्योंकि उन्होंने बहुत एक ऊंचा स्तर, एक तरह से पेडेस्टल पर अपने आप को खड़ा किया था। ये ऐसी पार्टी है जो नई तरह की राजनीति करेगी, ये ऐसी पार्टी है जो साफ सुथरी सरकार देगी, ईमानदार छवि बनी हुई थी। ये सब पिछले 3, 4, 6 महीने में धूमिल हो गया। तमाम इनके नेता जेल गए, भले ही किसी को सजा नहीं हुई,
हालांकि लेकिन संजय जी, लेकिन इसका काउंटर नैरेटिव भी है। ये बिल्कुल अलग मसला है कि जनता ने काउंटर नैरेटिव को नहीं चुना, जनता ने उस नैरेटिव को चुन लिया। लेकिन सुकेश, एक और नैरेटिव ये भी सुबह से चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल के सर्वाइवल के लिए, या वो जो सत्ता का एक खुमारी, एक सत्ता की जो ताकत होती है, उसके लिए अब वो पंजाब में भगवंत मान को स्टेप डाउन करेंगे और वहां मुख्यमंत्री बनते हुए भी देखेंगे। भाई पंजाब में भी सत्ता उनकी है। नहीं, ये खबर गलत है। ऐसा कुछ होने जाने को नहीं है। जो आपने एक सवाल उठाया था, उस पे आना चाहता हूं कि केजरीवाल के हार के मायने और बीजेपी की इस जीत का मतलब। देखिए, ठीक कहा संजय जी ने, और शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के सांसद हैं, उनके एक वाक्य को चुरा लेता हूं कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। तो अरविंद केजरीवाल, मैंने कहा कि यह रेफरेंडम अरविंद केजरीवाल पे था। अरविंद केजरीवाल हार गए हैं। मैं पॉलिटिकल ऑब्यूचरी लिखने वाला व्यक्ति नहीं हूं कि अरविंद केजरीवाल खत्म हो गए, उनको राजनीतिक श्रद्धांजलि दे दी जाए, नहीं। लेकिन उनके सामने सीधे सीधे जो चुनौतियां हैं वो साफ दिख रही हैं। पहला, पंजाब का क्राइसिस कभी भी पैदा हो सकता है। मुझे लगता है कि वो पंजाब कैंप करेंगे। बाउंस बैक करने के लिए पंजाब कैंप करने का मतलब यह है कि वो ये दिखाएंगे कि हमारी सरकार रिपीट हो सकती है, गवर्नेंस हमको आता है। वो ये काउंटर नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में काम करने नहीं दिया गया, जो वो बार बार पंजाब में करके दिखाएंगे। तो एक तो पंजाब को संभालना, और उनकी जो पॉलिटिकल एडवर्सरी है वो कैसे छिन्न भिन्न कर सकती है। मैं सवेरे भी ऑन ए लाइटर वीन पूछ रहा था किसी बीजेपी के नेता से कि कोई शिंदे दिख रहा है क्या वहां पंजाब आम आदमी पार्टी में। तो पहली चुनौती अपनी पार्टी को पंजाब में संभालना है। दूसरा, इंटरनल डायनेमिक्स, जिसकी तरफ संजय जी ने भी इशारा किया कि जब तक आप मजबूत होते हो, जब तक आप जिताने का मादा क्षमता रखते हो, तब तक आपकी चलती है, तब तक लीडर कंसीडर किए जाते हैं। इंटरनल डायनेमिक्स भी कुछ चेंज होंगे क्या, यह खतरा हमेशा होता है। उनके पास तीसरी चुनौती उनके सामने वो पॉलिटिकल मैनूवरिंग की है। वो जिस आंदोलन से निकल कर आए थे, इंडिया ब्लॉक के सदस्य हो गए थे, अगर वो जीत जाते तो उनकी पोजीशनिंग कुछ और होती, क्योंकि आपको मालूम है कि तृणमूल उनके साथ, शरद पवार उनके दिल्ली चुनाव में साथ, अखिलेश यादव उनके साथ। तो एक ऐसे वो एक प्लेयर के तौर पे उभर रहे थे जो राजनीति में जिसकी आगे जाने की क्षमता दिख रही थी। इस हार ने वहां ब्रेक लगा दिया। अब उनके पास पॉलिटिकल मैनूवरिंग का स्पेस जो है वो कम हो गया। लेकिन कहते दिखे कि कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका निभाएंगे। क्या होगा ये कहेंगे कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन? वो ये करेंगे आने वाले दिनों में। मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार बीजेपी चाहती थी, वो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। आने वाले दिनों में मेयर भी बीजेपी का होगा, और वो फॉरगो कर देगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो चाहती है कि तीनों लेयर पे इनकी सत्ता हो, ताकि लोग जज कर सके कि भाई अब तो तीनों लेवल पे इनकी सत्ता है, ये क्या करते हैं। तो ये, और चौथा, उन्होंने बहुत खम ठोक के ये कहा था कि जिता दोगे, मुझ पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिता दोगे तो सत्ता में बैठ जाऊंगा, कुर्सी पे बैठ जाऊंगा, और तब मानना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार का आरोप जो लगा था वो सही था कि नहीं, लोगों ने हरा दिया। तो इस भ्रष्टाचार से, और प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि सीएजी की रिपोर्ट टेबल की जाएगी, तो उनके ऊपर 10 तलवारें अभी और लटकेंगी। तो भ्रष्टाचार के आरोपों से निकलना वो एक बड़ी चुनौती है। छोटे में मैं बीजेपी का बता दूं कि बीजेपी के जीत के मायने क्या है। नरेंद्र मोदी 240 के बाद जो कमजोर थे, हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली ने उनको इतना मजबूत बना दिया है कि नया अध्यक्ष जो आप देखेंगी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि संघ की छाप होगी, वो और प्रमुख तरीके से अब प्ले में आ जाएगा। दूसरा, मोदी इंटरनल जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, उसमें तो पावरफुल थे ही, और पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि लगेगा कि एक एबरेशन था 2024 का चुनाव, ऐसा कुछ है नहीं, मोदी उतने ही पॉपुलर हैं। तीसरा, जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं वो बार्गेनिंग पोजीशन में होंगे, क्योंकि जेडीयू वहां पहले से कमजोर हुई है। क्या जेडीयू के सामने अब मोदी एक ऐसे प्रचंड प्लेयर के तौर पे होंगे जहां वो ज्यादा बार्गेन कर सकते हैं।
तो ये वो सारी चल भी रहा ये था सारी कि भाई हम अपनी सरकार बनाएंगे, अपने दम पर सरकार बनाएंगे, लगातार वो गिरिराज सिंह से लेकर तमाम लोग और विजय सिन्हा तक कहते थे कि मैं अलगाव की उस बात पर- नहीं कर रहा हाँ। हूं, लेकिन जो प्रेशर टैक्टिक्स पार और- पॉलिटिक्स होती हाँ, है प्रेशर टैक्टिक्स और कोलिशन खेली में, जाएंगी। उसमें एक मेजर प्लेयर के तौर पे सीट होंगे। शेयरिंग में बिल्कुल। और बार्गेन करने की सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी होगी। लेकिन राजकिशोर जी, दिल्ली पर अगर मैं वापसी करूं तो ये जो सीएजी की रिपोर्ट जैसे ही टेबल होगी और जैसे ही शीश महल से लेकर और लिकर स्कैम तक सब प्रोजेक्ट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी, वापसी क्या तिहाड़ में फिर हो सकती है क्या अरविंद केजरीवाल की? बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन क्या स्थितियां वैसी बनती हुई भी दिखेंगी? ये देखिए, वो पहले से ही जमानत पर बाहर हैं, ये सच्चाई है। और अभी उनका तिहाड़ योग समाप्त तो नहीं हुआ है, ये तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ा ना, क्योंकि चार्जशीट भी अब दाखिल हो रही है और लगातार जांच आगे बढ़ती जा रही है। ईडी ने इसके भी साथ prosecution में की ईडी ने इजाजत भी कर देती। दिया। हाँ। और इसके साथ में अगर आगे बढ़े तो अब ये सीएजी की रिपोर्ट भी आ रही है, इसमें शीश महल भी आएगा और तमाम जो दूसरे विषय हैं वो भी उठ कर आ रहे हैं। तो इन सब परिस्थितियों में आप मानकर चलिए कि अरविंद केजरीवाल के लिए दिक्कत बहुत ज्यादा है। और वापसी हो सकती है क्या? फिर से जेल वापसी के संकेत भी मिलते हैं क्या? अब देखिए, मुझे लगता है कि इसकी प्रबल आशंकाएं हैं, संभावना क्या कहूं, आशंका इसलिए है क्योंकि ये ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा। अच्छा, एमपी एमएलए अगर कोर्ट में चीजें चल रही तो एक नियत समय सीमा के तहत ये जजेस को भी इसका फैसला देना है, तो ये तो होगा ही होगा ना। और जिस तरीके से कार्रवाई चली, जितना मैं समझ पाया हूं जांच को, उसमें सजा होनी तय है। सजा होनी तय तय तो है। शीतल बस- जी, हाँ, कुछ बस कह रहे एक हैं? बस एक बात में इस पे जो आप पूरा लगातार कर कह रहे लीजिए, थे पूरा कर कि सब ये तो तय है, लेकिन जो बात हो रही थी कि किस तरीके से भी जो संजय जी ने और सुखेश जी ने जो बात कही कि कैसे पार्टी के अंदर दिक्कत है, तो मैं ये समझना चाहता हूं कि 16 जिन लोगों से संपर्क किया था 15-15 करोड़ रुपए को लेकर, इनमें से कितने जीत कर पहुंचे हैं, तो ये भी देख लिया जाए जिनकी बात की जा रही थी। नहीं, पब्लिक डोमेन में तो एक ही नाम आया था। नहीं, तो उन्होंने तो पहले 7 कहा, फिर 16 कहा। लेकिन एक बात मानकर चलिए, पार्टी के अंदर संजय जी ने थोड़ा सा बहुत मतलब बच के कहा, मैं खुलकर कह रहा हूं कि वहां विद्रोह तय है। और ये इसलिए भी होगा क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, वो ताकत अभी तक वो लगातार डिलीवर कर रहे तो थे, अगर अब वो डिलीवर नहीं करे तो तो हो के क्या रहेगा। वो जो ताकत सुकेश कह रहे हैं कि पंजाब में, वो सारी ताकत पंजाब में लगाएंगे? अगर दिल्ली में इस तरह का, अगर दिल्ली में इस तरह की टूट फूट और ये सारी चीजें और बगावत और विद्रोह और क्रांति शुरू हो गई, तो वो वाला जो प्लान है उस पर भी मुझे लगता है कि फिर ये तो पंजाब में तो और ज्यादा दिक्कत उनके सामने है। भाई, कुल मिला के यहां से भी जब आप वहां पर भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं और भगवंत मान खुद फंसे हुए हैं इस बात में कि उन्होंने कितना पैसा विज्ञापनों को लेकर और तमाम चीजों को लेकर पंजाब का जो है तमाम जगह पर खर्च किया, समझिए उसको, और उसमें उनके खिलाफ बहुत सारी चीजें हैं। और वो एक बॉर्डर स्टेट है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी भी इस तरीके से सोच समझ कर ही वहां पर कोई फैसला लेगी। और आप याद करिए कि प्रताप सिंह बाजवा ने क्या कहा, जो कांग्रेस वाले, वो कह रहे हैं कि 32 विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो मैं कह रहा हूं कि चूंकि कोई वैचारिक अधिष्ठान नहीं है इस पार्टी का और सत्ता से ही इन्होंने सत्ता पाई हुई है, और जब वो फायदा पहुंचाने की स्थिति में नहीं है तो लोग इधर उधर छिटक कर जाएंगे ही। और आज मैं फिर कह रहा हूं कि आतिशी मार लेना और गोपाल राय 2 नेता हैं। अब इनमें देखना पड़ेगा किसको विपक्ष का नेता बनाने की पेशकश होती है वहां पर। ये भी आतिशी देखना या फिर गोपाल राय। गोपाल सुकेश, राय। इस पर आपका टेक क्या है? ऑपोजिशन लीडर के तौर पर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन बनता दिखेगा, आतिशी या फिर गोपाल राय? दोनों पे जानकारी नहीं है, मैं गेस कर सकता हूं कि आतिशी को बनाया जाएगा। वो महिला है, वो दिल्ली के लिहाज से रोड स्कॉलर है, पढ़ी लिखी महिला है, सीएम रही है, तो मुझे लगता है कि नेचुरल क्लेम उनका बनता है, तो आतिशी को एलओपी होना चाहिए। और अच्छा, संजय यहीं जी- से टूट की बात भी होती है। गोपाल राय पहले ही असंतुष्ट थे, सौरभ भारद्वाज ने खड़ा मुख्यमंत्री तुरंत कह दिया था जो बात आतिशी कहा, को, हाँ। और कुल मिला के वहां जाते ही खेल दूसरा शुरू हो जाएगा और ये होके रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, अवश्य भावी है, इसको कोई बचा नहीं सकता। संजय 7.5 जी- खत्म हुई है दिल्ली की, अब उनकी सनी की महादशा शुरू हो चुकी है। अब संजय जी बहुत पंडित राजकिशोर तिवारी सारे की तरह बात कर रहे हैं। डिस्कशन से आगे बढ़कर एक सवाल बस बचता है कि भजनलाल शर्मा कौन होंगे राजधानी दिल्ली के? राजस्थान में भजनलाल शर्मा आ गए, क्या ऐसा ही एक रॉ मटेरियल खोजेगी भारतीय जनता पार्टी? और पोटेंशियल कौन से फेसेस हैं वो? ये भाई, मुश्किल परवेश वर्मा रॉ मटेरियल पता नहीं नहीं। है। ये मुश्किल काम आपने गरिमा संजय जी जी- को क्यों दिया है? अब गरिमा संजय जी जी- ने क्योंकि 46% का और 41% का आंकड़ा दिया था, 3000 का उनका सैंपल साइज था, वो तकरीबन एब्सोल्यूट दिखा है। तो नहीं, गरिमा जी की- उनको वो काम आता, उन्होंने कर दिया था। गरिमा दूसरा जी, वाला तो वही मोदी जी मैं को कह रहा करना था, है। वही मैं कह रहा हूँ गरिमा जी, इसका उत्तर तो या तो राजकिशोर जी या सुकेश जी दे सकते हैं, उनके पास कुछ खबरें होंगी। मेरे पास ये खबर कहां से आएगी? मतलब हम तो आपका इस आंकड़ों पर की बात कोई करते हैं आकलन नहीं जनता से। है? हाँ, कोई गेस नहीं, मेरे पास कोई गेस नहीं है। कोई गेस नहीं है, तो चलिए इस पर एक गेस दे दीजिए
कि ये जो बेनिफिशियरी क्लास है ये वॉलेटाइल होती है, ये बेनिफिशियरी क्लास वल्नरेबल होती है, और ये बेनिफिशियरी क्लास दरअसल कभी भी कोई पार्टी कम से कम ये क्लेम नहीं कर सकती कि वो बेनिफिशियरी उसी के साथ जुड़ा रहेगा अनटिल अनलेस उस पर टॉप अप ना होता रहे। ये यहां से कम साबित हुआ क्या? मैं कई चुनावों से ये कह रहा हूं कि सिर्फ बेनिफिशियरी के बदौलत आप चुनाव नहीं जीत सकते। कोई भी पार्टी नहीं जीतती। अगर ऐसा होता तो फिर कोई भी रूलिंग पार्टी चुनाव हारे ही ना, क्योंकि जब आप सत्ता में हैं आप तमाम तरह के लुभावने वादे नहीं, मतलब आप दे सकते हैं लोगों को, तमाम फायदे पहुंचा सकते हैं। भले ही बजट का जो हो, एक्सचेकर का जो हो वो बाद में देखी जाएगी। तो वैसे तो फिर कोई सरकार ना हारे, ये एक फैक्टर है, लेकिन डिसिसिव फैक्टर या ओनली फैक्टर है चुनाव में हार जीत का, ऐसा मैं कभी नहीं मानता। डिसाइसिव है ऐसा नहीं है। सुकेश, वो जो सवाल मैंने संजय जी से पूछा मैंने आपको पास ऑन कर दिया। अरे मैंने उसके पहले कहा कि ये मोदी जी को तय करना नहीं, वो ठीक है, उसके बावजूद बहुत सारी चीजें तय करनी थी। बोल दीजिए कुछ, बहुत सारी चीजें बहुत तय, अनुभव वो है रॉ मटेरियल, मैं सिर्फ रॉ मटेरियल पर आपसे जवाब चाहती हूँ, क्योंकि गर्मा जी का परवेश सही वर्मा सवाल के है। पास भी लेगेसी है। मोदी जी के अलावा देखिए, ये सवाल सुकेश जी से पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है और गेस करना मुश्किल है। जीतने के बाद पहले व्यक्ति परेश वर्मा गए थे अमित शाह से मिलने, हेड ऑन अरविंद केजरीवाल को उन्होंने लिया। तो क्या एक बार फिर से एक जाट को यहां का मुख्यमंत्री बनाएगी क्या? लेकिन फिर क्या बाकी जो वर्ग हैं वो उससे अनवाइड होंगे? इसका एक खतरा हो सकता है, लेकिन ये खतरा बीजेपी मोल लेती है। तो एक क्लेमेंट तो वो है। हो सकता है क्या सुकेश? कोई प्रोमिनेंट दलित चेहरा दिखता नहीं है। एक जो महासचिव लड़ने गए थे वो चुनाव हार गए हैं, दुष्यंत गौतम। तो वो कोई प्रोमिनेंट दिखता नहीं मुझे। कुछ सीनियर लोग हैं जो वैश्य कम्युनिटी से आते हैं, उसमें विजेंद्र गुप्ता है, वो 4 बार के विधायक हैं। महिला और महिला है रेखा गुप्ता, वो एक सरप्राइज पिक हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं भाई, 48 विधायक जीत कर आए हैं। 48 विधायकों में से कोई होगा, ये मैं कह सकता हूं। विधायकों में से बाहर से कोई नहीं लाया जाएगा, इतना मैं गेस कर सकता तो 48 विधायक जीत कर आए हैं। अब अंदाजा कहां पर और कितने दिन तक लगाना पड़ेगा? जैसे थोड़ी देर पहले एक चर्चा ये भी हो रही थी कि भाई जिस पर आपका बेट है कि ये हो सकता है वो बिल्कुल नहीं होगा। मुझसे आपने बुलवा लिया, ये राजकिशोर जी से बुलवाइए। भाई कौन होगा बताइए। बहुत संक्षेप में आपने कहा कि मेरा बहुत अनुभव है, आपका कम नहीं, बताइए 10 सेकंड में राजकिशोर जी। चूंकि क्या सुकेश जी ये मैं इसको स्टैंप मान लूं कि जो जिस पर लोग बेट लगा रहे हैं ये चेहरा होगा, वो चेहरा नहीं होगा? देखिए, या तो ब्रह्मा जी जानते हैं या नरेंद्र मोदी जानते हैं, सच्चाई ये है। लेकिन इस बात में सुकेश जी की बिल्कुल मैं सहमत हूं कि इन 48 में से कोई होगा, कोई बाहर से नहीं लाया जाएगा। प्रवेश वर्मा की संभावनाएं बन सकती हैं क्योंकि उन्होंने बड़ा काम किया, लेकिन जो जाति और जो सामाजिक समीकरण समझ में आ रहे हैं उसमें थोड़ा मुश्किल लगता है, वो सूटेबल नहीं है। 48 विधायक जीत कर आए हैं। अब इनमें से वो जो रॉ मटेरियल अक्सर चुनती है बीजेपी, मोहनलाल यादव और विष्णु साय और अलावा इसके भजनलाल शर्मा, ऐसा कोई रॉ मटेरियल, रॉ फेस इन 48 में से